चांदी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $54 के आसपास पहुंच गई फ्राइडे को, और पिछले 5 महीनों में ये 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। इतिहास में 3 बार ऐसे हुए हैं जब चांदी की कीमत $48 पर आउंस से ज्यादा हुई। इसमें से पिछले 2 बार चांदी की कीमत में जबरदस्त क्रैश आया। पहली बार $48 के लेवल से यह घट के लगभग $5 तक आ गया, और दूसरी बार ऑलमोस्ट $50 के रेट से यह घटकर लगभग $26 तक आया, और अगले 2-3 सालों में घट के लगभग $13-14 तक भी पहुंच गया। कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन यहां तो तीसरी बार है। क्या इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा? आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो मुकेश टॉक में, जहां हम बात करते हैं पैसों की, पैसों को बचाने की और पैसों को बढ़ाने की। तो पैसों को बढ़ाने से पहले पैसों को बचाना जरूरी है। और चांदी की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है और लोगों का उसके प्रति अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि सोना तो लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। मैंने सोने की कीमत में 1,32,000 रुपए का एक टारगेट प्रेडिक्ट किया था, जो फ्राइडे को टच हो गया। इनफैक्ट थर्सडे को ही टच हो गया था, बल्कि प्राइस एटलीस्ट डॉलर टर्म्स में मेरे प्रेडिक्शन से ज्यादा गई। मैंने $4,240 का प्रेडिक्शन किया था। इसकी सोने की प्राइस $4,380 तक गई। $4,400 नहीं टच हुआ। उसके बाद एक फ्राइडे को उसमें एक छोटा सा करेक्शन आ गया, लेकिन सोना हिस्टोरिकल हाई पे है। और आज हम बात चांदी की करने वाले हैं, सोने की नहीं। तो सोना जब इतना महंगा हो रहा था, तब अप्रैल से ही बहुत सारे इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स ने यूट्यूब पे या न्यूज़ चैनल पे ये कहना शुरू कर दिया था कि क्योंकि सोना तो अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, तो अब अगला जो एसेट क्लास जो रैली करेगा वो है चांदी। और लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये सलाह भी दी कि चांदी को अपने पोर्टफोलियो में रखें, और लोगों ने लेना शुरू किया। और पिछले 5 महीनों में जब ये इसमें बहुत तेजी दिखाई दी, तो लोगों में एक मैड रश चालू हुआ चांदी को खरीदने के लिए, एटलीस्ट चांदी के ETF खरीदने के लिए। और चांदी के ETF खरीदने की तो स्थिति ये हो गई कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कई म्यूचुअल फंड हाउसेस को ETF की फ्रेश सेलिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में चांदी की सप्लाई ही खत्म हो गई। ETF जब आप खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस को उसके इक्विवेलेंट चांदी खरीद के रखना पड़ता है। अब अगर वो चांदी खरीद नहीं पा रहे हैं तो वो ETF बेच भी नहीं पा रहे थे, और जो एग्जिस्टिंग ETF थे उनके प्राइस और चांदी के स्पॉट प्राइस में एक बड़ा डिफरेंस आ चुका था। तो इसलिए भी आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक्चुअली चांदी का स्पॉट प्राइस बढ़ा है, लेकिन ETF के प्राइस घटे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को मर्ज होना था। ETF के प्राइस तो अनरियलिस्टिकली आगे चले गए थे। खैर, तो मुद्दा यह है कि चांदी के भाव इतनी तेजी से क्यों बढ़े और आगे का आउटलुक क्या है। सोने के भाव में तो एक क्रैश आना एकदम अवश्यंभावी है, एकदम निश्चित है। और वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट हो, चाहे बुलियन मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, बहुत सीधा सा रूल है कि कोई भी एसेट क्लास जब बहुत कम समय में बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो उसमें एक करेक्शन आना तय है। और सोना जिस तरीके से ऊपर गया है उसमें करेक्शन नहीं, क्रैश आएगा। सोना और चांदी दोनों की ही हम बात करें कि दोनों ऊपर गए क्यों। देखिए, पिछले कुछ समय से एक चीज ऑब्जर्व की जा रही है कि यूएस मार्केट का डेट लेवल बढ़ता चला जा रहा है ना। एज ऑफ टुडे $36 ट्रिलियन का डेट यूएस गवर्नमेंट पे है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया के लगभग सभी देश कर्जदार हैं, सभी सरकारें कर्जदार हैं। और उन्होंने कर्जा किससे लिया है?
एक दूसरे देशों से नहीं, वो भी है, वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज ले रखा है, दूसरे देशों से कर्ज ले रखा है, जैसे कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने चाइना से कर्ज ले रखा है, श्रीलंका ने भी चाइना से कर्ज ले रखा था जिसकी हालत खराब हो गई। खैर वो मुद्दा नहीं है, लेकिन यूएस का डेट इतना बढ़ गया है कि अब वहां की खुद की रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स हैं वो अब AAA रेटेड शायद न रह पाए और उन्हें डाउनग्रेड करना पड़ेगा। और इस वजह से यूएस की इकोनॉमी पे, यूएस डॉलर पे भरोसा कम हुआ है। आपको पता है यूएस डॉलर जो है दुनिया की रिजर्व करेंसी है, ठीक है, यूएस कितनी भी मात्रा में यूएस डॉलर प्रिंट कर लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये तब चलता है जब यूएस डॉलर की मजबूती बनी रहती। लेकिन यूएस डॉलर की मजबूती पे ही भरोसा कम होने लगा है और इसीलिए सोने के भाव बढ़े। देखिए, सोना जो है ना एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका प्रैक्टिकल यूज कम है ना। एक ज्वेलरी पहन सकते हैं, इसके अलावा उसका क्या यूज है? वो मतलब एक वॉल्ट से निकलता है और दूसरे वॉल्ट में जमा हो जाता है। इवन ज्वेलरी के तौर पे भी लोग बाग चोरी के डर से आजकल ज्वेलरी भी घर में नहीं रखते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं, है ना। तो एक वॉल्ट से निकला और लॉकर में चला गया। तो सोने का प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एसेट क्लास है और नॉर्मली हेजिंग के लिए वो इस्तेमाल होता रहा है। जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो सोने के भाव बढ़ते हैं, लेकिन अभी जो सोना चढ़ा है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की हेजिंग की वजह से नहीं पड़ा है। जैसा मैंने कहा कि यूएस की इकोनॉमी और यूएस डॉलर पे भरोसा कम होने लगा, तो दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स जो हैं, छोटे बड़े जितने हैं सब, और बड़े सेंट्रल बैंक्स में कहें तो हमारा रिजर्व बैंक भी उसमें आता है। हम दुनिया की ऑफ कोर्स चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। बी प्राउड ऑफ दैट। तो इन सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपनी डॉलर होल्डिंग को, आप बीच बीच में न्यूज में सुनते होंगे कि रिजर्व बैंक का फॉरेन करेंसी रिजर्व $650 बिलियन हो गया या $700 बिलियन हो गया, है ना। तो ये जो डॉलर में फॉरेन करेंसी रिजर्व है, इसको फिर इन बैंक्स ने गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू किया और गोल्ड खरीदना शुरू किया, ठीक है। तो इस वजह से सोने के भाव बढ़े हैं, ज्वेलरी खरीदने की वजह से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि इसके अलावा सोने का और कोई प्रैक्टिकल यूज है नहीं। लेकिन चांदी का केस अलग है। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। चांदी इस्तेमाल होती है आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में, जितने गैजेट्स आते हैं उसमें, बैटरीज में इस्तेमाल होती है। आजकल जितनी ईवी गाड़ियां आ रही हैं उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स में, फिर एक सबसे बड़ा इस्तेमाल सोलर पैनल्स में। जब ये सब चीजें नहीं थी तब भी चांदी का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल था और वो था फोटोग्राफिक प्लेट्स में और फोटोग्राफिक फिल्म्स में, जब फिल्म कैमरे हुआ करते थे। और वो इस्तेमाल इतना ज्यादा था कि 1999 आते आते चांदी की सालाना खपत 8,300 टन केवल फोटोग्राफिक फिल्म्स में यूज होती थी। लेकिन फिर डिजिटल कैमरा आया और फिर चांदी का यूज कम होते होते 70% तक कम हो गया, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म बनाना फिर बंद हो गया। अब केवल हॉस्पिटल की जो एक्सरे फिल्म्स होती है उसी में इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। कम से कम आपके घर के कैमरे में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर चांदी के दूसरे एप्लीकेशंस आ गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बढ़ने लगे उनमें चांदी का यूज बढ़ने लगा। और उनमें चांदी का यूज होता क्यों है? चांदी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, इवन कॉपर एल्यूमिनियम से भी अच्छी, है ना। अब ऑफ कोर्स कॉपर वायर की जगह चांदी के तार इस्तेमाल नहीं कर सकते, चांदी महंगी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में तो यूज हो सकते हैं, सर्किट बोर्ड्स में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स छोटे होते जा रहे हैं उसमें सिल्वर का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हुआ है सोलर पैनल्स में। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय में अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हर सरकार जा रही है और उसमें सोलर एनर्जी एक बड़ा हिस्सा है। बड़े बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं, पावर प्लांट बन रहे हैं सोलर के। इसके अलावा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लग रहे हैं और इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है।
तो चले पहले हम थोड़े से इतिहास में चलते हैं। मैंने वीडियो के सबसे पहले बताया कि इतिहास में चांदी की कीमत में 3 बार चढ़ाव आया। पहली बार 1980 में ये लगभग $48 तक पहुंचा था और वहां से क्रैश होके $5 आ गया था, और वो हुआ था पूरी तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से। वहां एक अमेरिका में एक हंट ब्रदर्स हुआ करते थे और उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना दुनिया की सारी चांदी को कब्जा कर लिया जाए, और उन्होंने पहले फिजिकल चांदी खरीदी, उसके बाद चांदी के ETF खरीदे, और उसके बाद चांदी के फ्यूचर्स भी खरीदे। और उन जिस तरह से वो खरीद रहे थे उसको देखते देखते बहुत सारे ट्रेडर्स भी उस मैड रश में चालू हो गए, और यहां तक कि $3 या $4 पर आउंस में बिकने वाली चांदी $48 तक पहुंच गई। और जब ये अनरियलिस्टिक जब चढ़ाई शुरू हुई चांदी की कीमत में, तो फाइनली एक्सचेंजेस ने सोचा कि इस पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, और चांदी के फ्यूचर्स के लिए एक्सचेंजेस ने फुल मार्जिन की मांग की। आपको पता है फ्यूचर्स जो है अपफ्रंट मार्जिन देकर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जब एक्सचेंजेस ने कहा कि नहीं, अपफ्रंट मार्जिन पर नहीं चलेगा, आपको पूरा मार्जिन पे करना पड़ेगा, तब हंट ब्रदर्स की हालत खराब हो गई। उन्होंने कोशिश की अपने एसेट्स को गिरवी रख के इस को पूरा करने की, लेकिन इसके बावजूद चांदी की कीमत में जबरदस्त क्रैश आया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत कम थे, सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से ये ऊपर गया था, तो वो नीचे आ गया। दूसरी बार ऐसा हुआ 2011 में। 2011 में हुआ ये था कि बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति बने थे 2008 में, और 2010 के मिड टर्म इलेक्शन में हुआ ये कि रिपब्लिकन्स ने ज्यादा सीटें जीत ली और यूएस कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी हो गई, और उन्होंने यूएस की डेट सीलिंग बढ़ाने से इनकार कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कि यूएस का एज ऑफ टुडे जो नेशनल डेट है $36 ट्रिलियन है। उस समय शायद $20-22 ट्रिलियन था, और बराक ओबामा साहब उस लिमिट को बढ़ाना चाहते थे और रिपब्लिकन्स ने मना कर दिया। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना जैसा अभी बना हुआ है, और इस वजह से चांदी फिर से हेजिंग के तौर पे सोने के साथ इसकी भी कीमत बढ़ी। और 2011 अप्रैल आते आते वहां की जो रेटिंग एजेंसी है S&P, उन्होंने भी कह दिया कि यूएस ट्रेजरी के जो AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं उनको वो उसकी रेटिंग डाउनग्रेड करेंगे। तो एक बार फिर से पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई और चांदी जो है $49 ऑलमोस्ट $50 तक पहुंच गई। लेकिन फिर वो क्राइसिस धीरे धीरे सबसाइड हुई और पहले $49 से $26 और फिर आने वाले और 2-3 साल में घट के चांदी वापस $13-14 के आसपास पहुंच गई। लेकिन आज की स्थिति जो है अलग है। ये सही है कि चांदी $54 तक पहुंच गई है। पिछले 5 महीनों में 60% से ज्यादा चढ़ाई हुई है और स्टॉक मार्केट का रूल है कि कोई भी एसेट क्लास जो कम समय में इतने स्टीप कर्व के साथ ऊपर गया है तो उसे नीचे आना तय है। लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से चांदी क्रैश हो जाएगी? इसको समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है चांदी का चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली बार उछाल 1980 में आया था, दूसरी बार 2011 में, और दोनों ही बार चांदी में जबरदस्त क्रैश आया था। और ये तीसरी बार है जब चांदी $54 के आसपास पहुंची। ये अलग बात है कि फ्राइडे के दिन इसमें एक करेक्शन भी आया और वापस ये $51.86 के आसपास बंद हुआ है। लेकिन अब सवाल यही है कि यहां से चांदी का आउटलुक क्या है। आपको YouTube पर ही बहुत सारे एक्सपर्ट मिलेंगे जो सोने के साथ साथ चांदी के प्राइस में भी एक करेक्शन का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे टीवी पर भी ऐसे कई जगहों पे आपको ये प्रेडिक्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरी राय इस मामले में थोड़ी सी अलग है। सोने में डेफिनेटली एक प्राइस क्रैश आने वाला है क्योंकि सोना हिस्टोरिकल अनबिलीवेबल प्राइसेस पे पहुंच चुका है और ये जो राइज हुआ है ये अनसस्टेनेबल है। तो सोने में
प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों होना है। प्राइस करेक्शन भी होगा, सीवियर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मैं आपको सोने का चार्ट दिखाऊं तो सोने के चार्ट में आप देखें कि ये लगभग $4400 तक गया था, $4380 तक। और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद इसमें प्राइस करेक्शन आना है। इंडियन रुपी टर्म्स में मैं बोलूं तो लगभग 1,10,000 के आसपास इसमें आना चाहिए। लेकिन यही चीज मैं चांदी के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो बिल्कुल ये जो राइजिंग 10 SMA है वो काफी पीछे छूट गया है और प्राइस काफी ऊपर चली गई है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो मीन रिवर्जन को समझते होंगे, तो इसमें भी एक मीन रिवर्जन ड्यू हो गया है, क्योंकि प्राइस बहुत स्टीप कर्व बनाते हुए ऊपर गई है। लेकिन इसमें आउटराइट क्रैश होगा इसकी संभावना कम है। एट बेस्ट 20% करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि $54 पर आउंस के रेट तक चांदी गया है। ये लगभग 20% यानी कि $10-12 के आसपास तक करेक्शन हो सकता है, यानी कि 42 या से लेकर $44 तक के बीच में एक करेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने इतिहास बताया आपको, पिछली 2 बार जब चांदी गई थी ऊपर, चांदी के भाव ऊपर चढ़े थे, तब प्योरली वो स्पेकुलेशन की वजह से गए थे। पहली बार तो टोटली ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, दूसरी बार हेजिंग की वजह से गए थे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं बढ़ा था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ईवीज, बैटरीज और सबसे बड़ा एप्लीकेशन सोलर पैनल्स, जिसमें बहुत बड़े स्केल पर चांदी का उपयोग हो रहा है। आज मार्केट से सप्लाई गायब हो गई है, सप्लाई नहीं है मार्केट में चांदी की। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने ETF में फ्रेश सब्सक्रिप्शन रोक दिया था, क्योंकि वो चांदी खरीद नहीं पा रहे थे। तो जब मार्केट में कोई चांदी बेचने वाला ही नहीं है तो खरीदेगा कैसे, है ना। तो प्राइस ऊपर गई, लेकिन अब उसमें एक नेचुरल प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होना है और एक कंसोलिडेशन होना है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यहां से बढ़ने वाला ही है, नियर फ्यूचर में मुझे इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किसी भी किस्म के ठहराव या रिडक्शन की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। जो फोटोग्राफिक फिल्म्स के केस में हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी ने उस बिजनेस को ही खत्म कर दिया, ऐसा अब नहीं दिखाई देता है। क्योंकि चांदी, देखिए, चांदी बेसिकली इलेक्ट्रिकल उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही बहुत बेहतर है, एल्यूमिनियम या कॉपर के मुकाबले काफ़ी बेहतर। और इसीलिए जैसे जैसे नए नए चिप्स आ रहे हैं जो जिनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स बन रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि चांदी का एप्लीकेशन बढ़ता ही रहेगा। एंड देन वी हैव सोलर पैनल्स ऑफ कोर्स। तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसी भी तरह से कम नहीं होने वाला है। आप चांदी के गहने पहने या ना पहने, लेकिन चांदी की खपत बनी रहेगी। तो ये सही बात है कि बहुत ज्यादा लालच की वजह से, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की वजह से और हेजिंग एक्टिविटी की वजह से चांदी की कीमत ऊपर गई है। लेकिन सोने की तरह उसमें किसी प्राइस क्रैश की उम्मीद कम है। ज्यादा से ज्यादा 20% तक इसमें एक करेक्शन हो सकता है, और इसी $10-12 की रेंज में चांदी एक लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता है। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन 6 से 8 महीने होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर से चांदी में के रेट में फिर से उछाल आएगा, एटलीस्ट चार्ट यही कहता है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान माता लक्ष्मी आपको, आपके घर को धन और धान्य दोनों से भरपूर रखे।
आज के लिए इतना ही। चांदी की इस एनालिसिस और इस प्रिडिक्शन पे आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर को नई और आपके काम की जानकारी आप तक पहुंचाने में उम्मीद जगती है, हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।